निम्नलिखित यौगिकों के सूत्र के द्रव्यमान का परिकलन करें। उसमें दिया है आपको एक नंबर पे दिया हुआ ZnO, दूसरे नंबर पर वो पूछ रहा है आपसे Na2O का, सोडियम ऑक्साइड का, और तीसरे नंबर पर वो आपसे पूछ रहा है K2CO3 का, पोटेशियम कार्बोनेट का। ये है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको इनके परमाणु द्रव्यमान का ज्ञान होना आवश्यक होता है। जो यौगिक दिया हुआ है ZnO, इनका सूत्र का द्रव्यमान आपको निकालना है। इसके लिए पहले आप ये पता लगाओ कि Zn का द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान कितना है, इसमें परमाणु की संख्या कितनी है। परमाणु की संख्या को परमाणु द्रव्यमान के साथ गुणा कर और जितने भी अन्य परमाणु दे रखे हैं उनका टोटल योग कर देते हैं और उनके सूत्र का द्रव्यमान आ जाता है। तो देखें आप, Zn का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, Zn का होता है 65 म्यू। तो आप लिखेंगे 1 गुना 65 म्यू धन ऑप्शन 1 गुना 16। तो 65 म्यू प्लस 16 म्यू कितना हो जाएगा, 6 और 5 1, 6 7 81 म्यू। ये आ जाता है आपका ZnO का टोटल सूत्र इकाई द्रव्यमान। इसी प्रकार नंबर 2 पर है आपका सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड में ध्यान दें आप, क्या होगा, कितने सोडियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 23, और 2 ऐसे सोडियम तो आप निकालेंगे 2 गुना 23 धन 1 गुना म्यू लिखना है यहाँ पर 1 गुना 16 म्यू। देखिए आप 46 म्यू प्लस 16 म्यू 62 म्यू आ जाएगा। इसी प्रकार ये है तुम्हारा K2CO3 का। K2CO3 देखिएगा, पोटेशियम का जो द्रव्यमान होता है 39 होता है, 2 गुना 39 म्यू धन 1 गुना 12 म्यू धन ऑप्शन 3 है 3 गुना 16 म्यू। ये आ जाएगा, गुना करेंगे हम इसका 18 और 6 और 1 7 म्यू प्लस 12 म्यू प्लस 16 48 म्यू। ये आएगा आपका 10 और 8 18, 5 और 7 12 और 1 13, 138 म्यू। पुनः ध्यान दे लो, 8 और 2 10 और 8 18, 7 और 1 8, 8 और 4 12 और 1 13। इस तरह से टोटल आ जाएगा 138 म्यू। कितना आएगा, 138 म्यू। इस प्रकार से आप इनका सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन कर लेते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, आप इसे पहले उतार रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मोल संकल्पना, उसे आप समझ लें। इसे उतारने के बाद मोल संकल्पना, मोल संकल्पना मोल संकल्पना मोल संकल्पना, ध्यान दें आप, क्या है ये, सन 1896 में विल्टेन ओस्टमायर नामक एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने सबसे पहले मोल शब्द को प्रस्तावित किया या प्रस्तुत किया, जो एक लैटिन भाषा का शब्द है, उससे इसकी उत्पत्ति
पदार्थ का ढेर, यानी बहुत सारा। प्रकृति में देखो गिनतियां पूर्णांक में होती है 1 2 3 4 5 इस तरह से, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम एक निश्चित शब्द से जानते हैं, उन्हीं में से एक मोल है। जैसे हम कहें 1 दर्जन, 12 कोई पदार्थ की गिनती, कोई वस्तु है जिनकी गिनती 12 है, तो हम उन्हें 1 दर्जन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? 1 दर्जन कह सकते हैं। ऐसे ही एक ग्रोस में 144 वस्तुएं होती हैं, तो ऐसे शब्दों को ऐसे रूप में उन्हें मोल के रूप में ही दर्शाया जाता है। तो आप इसके बारे में देखेंगे सन 1896 में विल्टेल्स विल्हेल्म ओस्टवाल्ड सन 1896 में विल्हेल्म ओस्टवाल्ड ने मोल शब्द प्रस्तावित किया था जिसका प्रस्तावित किया था जो एक लैटिन भाषा का शब्द है, जो एक लैटिन भाषा का शब्द है, जो एक लैटिन भाषा का शब्द है मोल्स। जो एक लैटिन भाषा का शब्द है मोल्स से व्युत्पन्न हुआ है। लैटिन भाषा का शब्द है मोल्स से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है ढेर, जिसका अर्थ होता है ढेर। जिसका अर्थ होता है ढेर। किसी पदार्थ को परमाणु अथवा अणुओं के ढेर के रूप में परमाणु अथवा अणुओं के रूप में परमाणुओं अथवा अणुओं के ढेर के रूप में अणुओं के ढेर के रूप में विचार किया जा सकता है। ढेर के रूप में विचार किया जा सकता है। सन 1967 में मोल इकाई स्वीकार कर ली गई। मोल को इकाई स्वीकार कर लिया गया। सन 1967 में मोल को इकाई स्वीकार कर लिया गया, जो परमाणु अणुओं की जो
एवं जो परमाणु एवं अणु जो परमाणु एवं अणुओं की बृहद संख्या अणुओं की बृहद संख्या को निरूपित करने का निरूपित करने का एक सरलतम उपाय है। एक सरलतम उपाय है। परमाणु एवं अणु की बृहद संख्या को निरूपित करने का एक सरलतम उपाय है। सन 1967 में मोल को क्या मान लिया था? एक इकाई के रूप में स्वीकार कर लिया था। और जब मोल को इकाई के रूप में स्वीकार कर लिया तो परमाणु एवं अणुओं की जो बृहद संख्या होती है उसे निरूपित करने का सरलतम उपाय प्राप्त हो गया था। अब आप ध्यान दें, अब इसमें क्या होता है, इसका जो मान है देखिएगा, रसायनज्ञों को अभिक्रिया लिखे आप, रसायनज्ञों को अभिक्रिया अभिक्रियाओं को संपन्न कराने के लिए परमाणु एवं अणुओं की संख्याओं की आवश्यकता होती है, संपन्न कराने के लिए परमाणु एवं अणुओं की संख्याओं की आवश्यकता होती है। इसके लिए उन्होंने द्रव्यमानों को ग्रामों में संख्याओं के साथ संबंधित द्रव्यमानों को ग्रामों में संख्याओं के साथ संबंधित करना पड़ता है। संख्याओं के साथ संबंधित करना पड़ता है, संख्याओं के साथ संबंधित करना पड़ता है, जिसको निम्न प्रकार से करते हैं, निम्न प्रकार से करते हैं। एक मोल का जो मान है, एक मोल
मोल बराबर होता है 6.022। 1 मोल बराबर 6.022 गुना 10 की पावर 23। इसके बराबर होता है, इसको कहेंगे हम ग्राम सापेक्ष द्रव्यमान। ग्राम में सापेक्ष द्रव्यमान, सापेक्ष द्रव्यमान, ग्राम सापेक्ष द्रव्यमान। रासायनिक जो थे उन्होंने क्रियाओं को संपन्न कराने के लिए परमाणु और अणुओं की संख्याओं की आवश्यकता होती है। इसके लिए उन्होंने द्रव्यमानों को ग्रामों में संख्याओं के साथ संबंधित करना पड़ता है। निम्न प्रकार से कर सकते हैं, जैसे 1 मोल का मान 6.022 गुना 10 की पावर 23 के बराबर होता है, इसे ग्राम सापेक्ष द्रव्यमान कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे जो होते हैं मोलों को उनके जो प्रतीक है उन्हें लिख लीजिएगा, इनके प्रतीक लिख लीजिएगा। द्रव्यमान मोल है, मोलों की संख्या है, मोलर द्रव्यमान है, कणों की संख्या है, अवोगाद्रो संख्या है। इनके लिए आप कैसे निरूपित करेंगे, तो इसके लिए कुछ प्रतीक निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 है मोलों की संख्या। मोलों की संख्या, मोलों की जो संख्या है उसे स्मॉल एन से दर्शाया जाता है। मोलों की संख्या को स्मॉल एन से दर्शाएंगे। नंबर दूसरे में कोई पदार्थ का द्रव्यमान दिया गया, तो दिए गए द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान, किसी पदार्थ का जो द्रव्यमान है जो दे रखा है उसे स्मॉल एन से दर्शाते हैं, छोटे एन से। और पदार्थ का जो मोलर द्रव्यमान होता है उसे कैपिटल एन से दर्शाते हैं। और मोलर द्रव्यमान जो है, मोलर द्रव्यमान, इसे कैपिटल एन से दर्शाएंगे, कैपिटल एन। और कणों की संख्या को एन से, कणों की संख्या, कौन से कण है, दिए गए जो कण होते हैं उनकी जो संख्या है, दिए गए कणों की संख्या, दिए गए कणों की संख्या, कणों की संख्या को, दिए गए कणों की संख्या को कैपिटल एन से दर्शाते हैं। किससे दर्शाएंगे, कैपिटल एन से। और जो अवोगाद्रो संख्या है उसे कैसे दर्शाएंगे, देखो आप, अवोगाद्रो, अवोगाद्रो संख्या, अवोगाद्रो संख्या को दर्शाने के लिए एन ए लिखा जाता है, एन ए। इस तरह से हम इन्हें प्रदर्शित करते हैं और इनसे किसी भी पदार्थ की मोलों की संख्या को ज्ञात किया जा सकता है। जैसे आप प्रश्न देता है, जैसे हम देखते हैं एक प्रश्न है, आप लिखें प्रश्न को। देखिएगा, क्वेश्चन है 52 ग्राम हीलियम, 52 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या ज्ञात करो। मोलों की संख्या ज्ञात करो। 52 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या ज्ञात करवा रहा है वो आपसे। तो देखिएगा कैसे करेंगे हम। हीलियम में जो उसने दिया है वो सभी आगे आपने जो मान रखे थे उसमें आप मोलों की संख्या को क्या मानेंगे, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या स्मॉल एन, यही लिखवाएगा। दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान क्या हो जाएगा, स्मॉल एन। और मोलर द्रव्यमान हो जाएगा कैपिटल एन। मोलर द्रव्यमान क्या हो जाएगा, कैपिटल एन। और दिए गए कणों की जो संख्या होगी, दिए गए
संख्या, दिए गए कणों की संख्या को हम मानेंगे कैपिटल एन और अवोगाद्रो संख्या को प्रदर्शित किया जाता है एन ए के द्वारा। अवोगाद्रो संख्या को लिखेंगे हम एन ए, ठीक है। अब आप देखिएगा हीलियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। देखिए हीलियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 4 म्यू, 4 म्यू होता है इसका। और हीलियम का जो मोलर द्रव्यमान है वो भी 4 ही होता है। और हीलियम का मोलर द्रव्यमान भी 4 में होता है। अब देखिए आप मोलों की संख्या हमें निकालनी है, तो मोलों की संख्या बराबर निकालनी है 52 ग्राम जो हीलियम उसमें। तो देखिए दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान होता है। तो दिए गए द्रव्यमान यानी दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान दिया गया द्रव्यमान तो है 52 बटे मोलर द्रव्यमान है 4, तो आ जाएगा 52 बटे 4, ये आ जाएगा 13। कितना हो जाएगा? मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 13। इस प्रकार से हम मोलों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। मोलों की संख्या का जो मान होता है वो दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान के बराबर होती है। इस प्रकार से हम उसका मोलर द्रव्यमान मोलों की संख्या को ज्ञात कर लेंगे। इस तरह से आपको करना है। जो मोलर द्रव्यमान दे रखा है ये फॉर्मूला नहीं है, ये प्रतीकात्मक निरूपण है। आप ऐसे न लिखकर इनको ऐसे लिख सकते हैं। इसको हमने डायरेक्ट लिख दिया, जैसे मोलों की संख्या n बराबर दिया गया द्रव्यमान स्मॉल n होगा और ये कैपिटल N होता है। तो इस रूप में भी हम लिख सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला था स्मॉल n बराबर स्मॉल n बटे कैपिटल N। इस प्रकार से आपको मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। ये लेसन